हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, एक नैतिक शिक्षा मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, उसे देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फैल्कन एंड द क्रो। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, फैल्कन का मतलब होता है बाज और क्रो का मतलब कौवा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द फैल्कन एंड द क्रो, मतलब कि बाज और कौवा। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को भी नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived a big falcon on a high mountain rock। क्या मतलब हुआ? हाई माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ और रॉक का मतलब चट्टान। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देयर लिव्ड अ बिग फैल्कन ऑन अ हाई माउंटेन रॉक, मतलब एक ऊंची पहाड़ी चट्टान पर एक बड़ा बाज रहा करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक ऊंची पहाड़ी चट्टान पर एक बड़ा बाज रहा करता था। दोस्तों, ये लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव्ड इसका मतलब रहना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। और पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको यहाँ पर कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और उसके अलावा उनकी सेकंड फॉर्म के बारे में भी पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। डाउन इन द प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, मतलब कि डाउन इन द प्लेन्स मतलब कि नीचे मैदानों में। देयर लिव्ड आ ब्लैक क्रो इन आ ह्यूज ट्री। ह्यूज का मतलब होता है विशाल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? डाउन इन द प्लेन्स मतलब कि नीचे मैदानों में। देयर लिव्ड आ ब्लैक क्रो इन अ ह्यूज ट्री, मतलब एक बड़े पेड़ पर, बड़े वृक्ष पर एक काला कौवा रहा करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द फैल्कन सूप्ड डाउन अपॉन अ रैबिट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वर्ड है सूप डाउन, ये सेकंड फॉर्म है सूप्ड, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सूप डाउन। डाउन का मतलब नीचे, सूप का मतलब होता है अचानक झपट्टा मारना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द फैल्कन सूप्ड डाउन अपॉन अ रैबिट। अपॉन का मतलब ऊपर, मतलब कि फैल्कन ने, बाज ने एक रैबिट के ऊपर, मतलब खरगोश के ऊपर झपट्टा मारा। सूप डाउन अपॉन ए रैबिट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे, एक दिन, द फैल्कन सूप्ड डाउन अपॉन ए रैबिट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि बाज ने ग्राउंड पर ज़मीन पर जो रैबिट था, खरगोश था, उस पर झपट्टा मारा। सूप डाउन मतलब उस पर झपट्टा मारा। द फैल्कन कॉट होल्ड ऑफ द रैबिट। दोस्तों, ये जो वर्ड है CAUGHT, ये कैच की सेकंड फॉर्म है। और जैसे मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और ये कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, इसका मतलब होता है पकड़ना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द फैल्कन कॉट होल्ड ऑफ द रैबिट, मतलब कि बाज ने रैबिट को पकड़ लिया। इन हिज टैलेंस, दोस्तों ये वर्ड है टैलेंस, इसका मतलब होता है पंजे। तो उसको पकड़ लिया अपने पंजों में। इन हिज टैलेंस मतलब अपने पंजों में। एंड फ्ल्यू, ये जो वर्ड है फ्ल्यू, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है FLY और ये सेकंड फॉर्म है FLEW, फ्ल्यू। एंड फ्ल्यू, उड़ गया। बैक टू हिज नेस्ट, वापस अपने घोंसले में उड़ गया। ऑन द माउंटेन रॉक, मतलब कि पहाड़ी चट्टान पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द फैल्कन कॉट होल्ड ऑफ द रैबिट इन हिज टैलेंस, मतलब कि बाज ने खरगोश को अपने पंजों में पकड़ लिया। एंड फ्ल्यू बैक टू हिज नेस्ट, और वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। एंड फ्ल्यू बैक, वापस उड़ गया। टू हिज नेस्ट, अपने घोंसले की तरफ। ऑन द माउंटेन रॉक, पहाड़ी चट्टान पर। चलिए आगे देखिए। द ब्लैक क्रो सॉ द फैल्कन डू दिस थ्रिलिंग फीट। क्या मतलब हुआ?
देखिए ये जो वर्ड है सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो होती है CSEE, और जिसका मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है SAW। कई सारे लोग इसको सा पढ़ते हैं, जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो इनकरेक्ट है। जो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो जब भी आप ऐसा कोई वर्ड देखेंगे SAW, तो आपको इसको सा नहीं पढ़ना है, आपको इसको सॉ पढ़ना है, सॉ। और ये सेकंड फॉर्म है सी की, जिसका मतलब होता है देखना। तो क्या मतलब हुआ, द ब्लैक क्रो सॉ द फैल्कन डू दिस थ्रिलिंग फीट, मतलब कि काले कौवे ने देखा, क्या देखा, द फैल्कन, बाज को देखा, डू दिस थ्रिलिंग फीट, थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचकारी, और फीट का मतलब करतब। तो उस बाज को इस रोमांचकारी करतब को करते हुए देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, द ब्लैक क्रो सॉ द फैल्कन डू दिस थ्रिलिंग फीट, मतलब कि काले कौवे ने बाज को ये रोमांचकारी करतब करते हुए देखा। चलिए आगे देखिए, ही थॉट। दोस्तों ये जो वर्ड है थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म थिंक है, इसका मतलब होता है सोचना या फिर लगना। तो क्या मतलब हुआ, ही थॉट, उसने सोचा, टू परफॉर्म, टू परफॉर्म मतलब करने का, द सेम फीट हिमसेल्फ, सेम फीट मतलब उसी करतब को, हिमसेल्फ खुद। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही थॉट टू परफॉर्म द सेम फीट हिमसेल्फ, उसने सोचा इस करतब को मतलब इसी करतब को, सेम फिट मतलब उसी तरह के करतब को खुद करने के बारे में सोचा। चलिए आगे देखिए, वॉट आ फन इट वॉज, मतलब क्या हुआ कि वो ये कितना मज़ेदार था। फन का मतलब होता है कि आनंदमय होना, किसी चीज़ का मज़ेदार होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वॉट ए फन इट वॉज, ये कितना मज़ेदार था, टू वॉच, इसे देखना, द फैल्कन पिक अप द रैबिट, मतलब कि फैल्कन को, बाज को पिक करते हुए देखना, पिक मतलब उठाना, पिकअप करते हुए देखना, उठाते हुए देखना, द रैबिट, रैबिट को, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वॉट ए फन इट वॉज, मतलब ये कितना मज़ेदार था, टू वॉच द फैल्कन पिक अप द रैबिट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि बाज को खरगोश को उठाते हुए देखना ज़मीन से, ये कितना मज़ेदार था। चलिए आगे देखिए, नाउ अब, आई विल माई सेल्फ डू दिस, क्या मतलब हुआ इसका, माई सेल्फ मतलब खुद, नाउ अब, आई विल माई सेल्फ डू दिस मतलब कि मैं खुद भी ये करूँगा, डू दिस ये करूँगा। चलिए आगे देखिए, द क्रो थॉट टू हिमसेल्फ, ये दोस्तों ये भी ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट, मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द क्रो थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब कि कौवे ने खुद अपने आप के बारे में सोचा, थॉट टू हिमसेल्फ मतलब खुद के बारे में सोचा, द क्रो थॉट टू हिमसेल्फ एंड फ्ल्यू, और दोस्तों ये फ्ल्यू सेकंड फॉर्म है फ्लाई की, एंड फ्ल्यू, और वो उड़ा, हाई मतलब ऊंचाई पर उड़ा, इन द स्काई आकाश में, आसमान में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द क्रो थॉट टू हिमसेल्फ मतलब कौवे ने खुद के बारे में सोचा, अपने बारे में, एंड फ्ल्यू हाई इन द स्काई, और आसमान में ऊंचा उड़ा। चलिए आगे देखिए, देन फिर, ही सूप्ड डाउन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, सूप का मतलब होता है अचानक झपट्टा मारना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, देन ही सूप्ड डाउन, और वो नीचे की तरफ उसने झपट्टा मारा, मतलब उसने झपट्टा मारा, झपट्टा किया, विद ग्रेट फोर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकत से, अपॉन आ रैबिट एक खरगोश के ऊपर, सिटिंग ऑन द ग्राउंड मतलब कि जो बैठा हुआ था ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देन फिर, ही सूप डाउन विद ग्रेट फोर्स मतलब कि वो पूरी ताकत से उसने झपट्टा मारा, अपॉन ए रैबिट एक खरगोश के ऊपर, सिटिंग ऑन द ग्राउंड जो कि बैठा हुआ था ज़मीन पर। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, बट लेकिन हिज सूप, अब इसको यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि वर्ब भी होते हैं और वो नाउन भी होते हैं, तो वहाँ पर हम उन्हें नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाक्य में इस वर्ड को नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट हिज सूप, लेकिन जो उसका सूप था मतलब जो उसका झपट्टा था, वॉज नॉट करेक्टली एम्ड, वो क्या था, वो सही ढंग से एम्ड नहीं था, मतलब कि सधा हुआ नहीं था। एम का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर निशाना लगाना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, और ये यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें। बट हिज सूप, लेकिन जो उसका झपट्टा था, वॉज नॉट करेक्टली एम्ड, वो जो उसका झपट्टा था वो सही ढंग से सधा हुआ नहीं था, मतलब उसका जो निशाना था वो सही ढंग से सधा हुआ निशाना नहीं था। एम्ड एट
एंड और इंस्टीड ऑफ कैचिंग द रैबिट। दोस्तों इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय, तो क्या मतलब हुआ, एंड इंस्टीड ऑफ कैचिंग द रैबिट मतलब कि रैबिट को, खरगोश को पकड़ने की बजाय, ही डैश्ड। दोस्तों ये जो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है DASH, इसे डैश पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है टकराना, और ये सेकंड फॉर्म है डैश्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही डैश्ड, वो टकरा गया, अगेंस्ट अ हैवी रॉक मतलब एक भारी चट्टान से वो टकरा गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इंस्टीड ऑफ कैचिंग द रैबिट मतलब कि खरगोश को पकड़ने की बजाय, ही डैश्ड अगेंस्ट अ हैवी रॉक, वो एक पहाड़ी चट्टान से टकरा गया, डैश कर गया मतलब कि टकरा गया, अगेंस्ट अ हैवी रॉक। चलिए आगे देखिए, हिज हैड क्रैक्ड, और दोस्तों ये भी सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज हैड क्रैक्ड, उसका सर फट गया, एंड डाइड ऑन द स्पॉट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म है डाई, DIE, और ये जो है DIED, ये इसकी सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मरना, मृत्यु हो जाना। डाइड ऑन द स्पॉट, और वो उसी स्थान पर मर गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज हैड क्रैक्ड, उसका सर फट गया, एंड डाइड ऑन द स्पॉट, और वो स्पॉट पर ही मतलब उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों आप यहाँ इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, यहाँ खरगोश है और ये जो चट्टान पड़ी हुई है, और वो कौवा जो उसने ऊपर से उस पर झपट्टा मारा वो यहाँ पर आके टकरा गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। चलिए अब दोस्तों हम इसका जो मोरल है, जो इसकी जो नैतिक शिक्षा है वो देख लेते हैं। नेवर इमिटेट अदर्स। दोस्तों इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है नकल करना, और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है इमिटेट। तो क्या मतलब हुआ, नेवर इमिटेट अदर्स मतलब कि दूसरों की नकल मत करो, इन आ फुलिश मैनर मतलब कि मूर्खतापूर्ण तरीके से। दोस्तों मैनर का मतलब होता है तरीका, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नेवर इमिटेट अदर्स इन अ फुलिश मैनर मतलब कि दूसरों की नकल कभी मत करो मूर्खतापूर्ण तरीके से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, जब उस कौवे ने उस बाज को ये करतब करते हुए देखा कि वो ऊपर से आया और खरगोश को उठा के ले गया, तो उससे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसने नकल करने की सोची, लेकिन वो उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आखिर में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सजेशन हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।